ज़्यादातर केस में एपोमिक्सिस ही लिखा होगा, APOMOXIS, एपोमिक्सिस। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर किसी को आता है तो प्लीज बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है? पहले जनरल बातें कर लेते हैं, फिर बुक की बातें करेंगे, ठीक है? हाँ, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है? मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, ओवरी के अंदर, यस और नो? और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर के अंदर होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस से ओव्यूल बनता है, जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। आगे बैठो तो अपने साथ, पीछे बैठे रहते तो चुपचाप चुपचाप इधर आओ, फर्स्ट में बैठो। तो मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या बनते हैं? ओव्यूल्स, ठीक है? ओव्यूल्स तो बनते हैं। सेकंड थिंग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो एक दिन अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, एंथर को छोड़ के निकल जाएंगे ना। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस से जो ओव्यूल बना है वो कभी भी अपने घर को छोड़कर नहीं जाता, वो हमेशा वहीं रहता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ, ठीक है? वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर नहीं जाता। और क्या डिफरेंस है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में एक और डिफरेंस तो बताओ। हाँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 स्पोर बनते हैं, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में एक ही फंक्शनल स्पोर बन पाता है। क्यों? हाँ, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं ना रिजर्व फूड के लिए, याद है कि नहीं? हाँ, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है समझ? अर्पित, अब तुम्हें एक सिमिलरिटी बता दो दोनों प्रॉब्लम्स। दोनों में मियोसिस होता है, वन ऑफ द सिमिलरिटी। तो ये मियोसिस सेल डिवीजन है, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन है। इन चीजों पे गौर करो। एक और चीज रख सकते हो ध्यान में, एक और चीज याद रख सकते हो कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बना पॉलन ग्रेन, है ना? अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर एक बार सेल डिवीजन होता है तो 2 सेल बनती है कि नहीं? दूसरी बार सेल डिवीजन होता है 3 सेल बनती है कि नहीं? बताया था मैंने, 60% स्टेज में 2 सेल स्टेज होती है, 40% चांस ये वाला रहता है। लेकिन ओव्यूल के केस में तो ये सेल डिवीजन कितनी बार होता है? एक, पहले एक था, 1 से 2 बनते 3 4 5 6 ओव्यूल में 7 बन जाते हैं ना, 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बनता है। इसमें मल्टीपल बार सेल डिवीजन हो रहा है माइटोसिस वाला। यहाँ कितनी बार है? नियरली 1 और 2 टाइम्स, या तो एक बार ही होता है या 2 बार ही होता है, बस। क्लियर है कि नहीं?
लगभग 3 से 4 बार होता है, या 1 से 2 टाइम्स। क्लियर? तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और मेगास्पोरोजेनेसिस में। अब देखो बुकिश लैंग्वेज डिफरेंशिएट बिटवीन, देखो क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूं, मेगा में लिख रहे हो माइक्रो में लिख रहे हो? माइक्रो में लिखना, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और pollen grains from, किससे बनते हैं? pollen मदर सेल से बनते हैं ना। from diploid microspore mother cell या फिर pollen mother cell। it is the formation of haploid microspores or pollen grains from diploid microspore mother cell or haploid or diploid pollen mother cells। मतलब ये जो pollen grain की फॉर्मेशन होती है वो इनकी मम्मी से होती है, जो कि डिप्लॉइड नेचर की होती है। कैसी होती है? डिप्लॉइड नेचर। और इनमें होता है मियोसिस, तो मियोसिस होने की वजह से रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसके कारण से 4 हैप्लॉइड pollen grains का फॉर्मेशन होता है। हमके ना बताओ pollen grain कौन सी लेयर से अपना नरिशमेंट लेती हैं? जल्दी बताओ, pollen grain किस लेयर से अपना नरिशमेंट लेती हैं? हाँ, टैपिटम से अपना नरिशमेंट लेती है। pollen grains कहाँ से नरिशमेंट लेती है? टैपिटम से। खुला मत करो, दिमाग में रखो, चीजों को याद। From diploid microspore mother cell और pollen mother cell। देखो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस, ठीक है? कभी कभी बेसिक चीजें पूछ ली जाती है, तो डिफरेंस लिखा रहेगा तुम्हारे पास, बता पाओ। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में लिखेंगे इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। हैप्लॉइड का मतलब क्या? एक क्रोमोसोम। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। हैप्लॉइड मेगास्पोर को और क्या कहते हैं? जैसे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को pollen grain कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है? ओव्यूल पढ़ाया था अभी मेगास्पोरोजेनेसिस। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। बन गई आपकी रकम भी, आप पहले क्या करोगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में इट अकर्स इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। अकर्स कहाँ पर होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम, याद करो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था। इट अकर्स इनसाइड द
माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ था? अंकिता बताओगे? मोनिका माइक्रोस्पोरेंजियम पता है कहाँ पे? ये इधर, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है कितना? ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, इनके अंदर होता है मोलर ग्रेड का जन्म। क्लियर है बात? तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? इस स्पोरेंजियम के अंदर कौन सी सेल है? सेल अभी तो पढ़ा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल तो होगी इसके अंदर। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होकर बनाएगी पोलन ग्रेन्स। क्या कर रहे हो, सब भूल गए थे, ठीक है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे बनेंगे, इस प्रोसेस से बनेंगे मियोसिस। क्लियर? दूसरे में लिखेंगे इट अकर्स इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरोजेनेसिस में सेकंड पॉइंट लिखेंगे इट अकर्स इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम में होता है। थर्ड लिखो, सेकंड पॉइंट इसी का था वो, इट अकर्स इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लिखो थर्ड पॉइंट। वेगा में लिखा तो भी इट अकर्स इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। इट अकर्स इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लिखेंगे थर्ड पॉइंट, देयर आर न्यूमरस, न्यूमरस मतलब जानते हो, बहुत सारे, न्यूमरस कई, न्यूमरस 4-5 से ज्यादा, कई गुना नंबर में न्यूमरस। देयर आर न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं होती इसके अंदर, कई माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। याद देखो, इस माइक्रोस्पोरेंजियम में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं होती, कई होती हैं, क्योंकि एक से तो सिर्फ 4 ही बनते हैं ना, एक से तो सिर्फ 4 ही बन के रह जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि एक बार में बहुत सारे पोलन ग्रेन निकलते हैं, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी माँ भी तो होनी चाहिए। एक माँ 4 पोलन ग्रेन्स को मारेंगे, तो हमें अगर 160 पोलन ग्रेन चाहिए तो कितने
होनी चाहिए अंदर? 40 20 कहाँ से हो गई ना बहुत सारी, है कि नहीं? तो एक मदर सेल नहीं होती है, एक से ज्यादा मदर सेल, तभी इतने सारे पोलन के बनते हैं, ठीक है? तो देयर आर न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल इन माइक्रोस्पोरेंजियम, इन माइक्रोस्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम पता है क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम कहाँ होता है? ओवरी में, बिल्कुल सही। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में लिखो थर्ड पॉइंट। अच्छा, इसमें कितनी होगी? एक ही तो ओव्यूल बनता है, कई थोड़ी ना बनते। एक ही एम्ब्रियो सेक होता है लास्ट में। इसमें लिखना देयर इज जनरली अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, देयर इज जनरली अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल in a megasporangium, in a megasporangium। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जनरली आपको एक ही मेगास्पोर मदर सेल देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आ जाओ। लो देखो लिखो, the four microspores formed from, चार बन रहे हैं ना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बन रहे हैं ना, तो लिखो the four microspores formed from a single microspore mother cell। इतना लंबा मत लिखा करो, MMC लिख दिया करो बस। माइक्रोस्पोर मदर सेल को MMC लिख दिया करो। The four microspores formed from a single MMC are arranged in tetrad, are arranged in tetrad। चार चार के ग्रुप में अरेंज होते हैं ना, are arranged in tetrad and all are functional। चारों के चारों फंक्शनल होते हैं मेल में। फंक्शनल मतलब ये चारों के चारों जाकर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम। ठीक है, ये इनको मैच्योर भी कराया जाता है, इनको पढ़ाया लिखाया भी जाता है और आगे भी दिखाया जाता है। लेकिन फीमेल वाले ने ऐसा नहीं किया था, तीन की पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब मेगास्पोरोजेनेसिस में लिखेंगे the four megaspores formed from a megaspore mother cells the four megaspores formed from megaspore mother cell MMC are arranged in, यहाँ पर टेट्राड फॉर्म में है, वहाँ पे भी टेट्राड रहता है लेकिन लीनियर टेट्राड होता है। आर अरेंज्ड इन लीनियर टेट्राड, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, लीनियर टेट्राड। ऐसा सेल भी बना लेना लाइन के फॉर्म में, या ऐसे बना सकते हो। एंड आउट ऑफ देम, आगे लिखना, and out of them only one is functional। इन चारों में सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, पता है नहीं? and out of them only single megaspore is functional। इन चारों में सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है। कोई दिक्कत?
degenerate. Next point देखो, microsporogenesis में microspores develops into pollen grains. माइक्रोस्पोर्स किसमें डेवलप हो जाते हैं? जबकि मेगास्पोर डेवलप हो जाता है किसमें? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक वो 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है ना, उसका नाम ही एम्ब्रियो सेक। इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू pollen grains and megaspore develop into embryo cell. मेगास्पोर वाले में लिख लेना मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेल और माइक्रोस्पोर वाले में लिखना माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू pollen grain. तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क है, अभी करना है। लिखो क्वेश्चन। हाँ सब में इंडिविजुअली चेक करने होगा। कोई तो बोल रहा हूँ, देखो क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। ड्रॉ द वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ जल्दी ड्रॉ वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ जल्दी बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। अरे दीदी का वो बनाया था हाइलम वाला, हाइलम इंडिक्यूमेंट्स वगैरह वही वाला स्ट्रक्चर। जल्दी बनाओ जल्दी। आपसे रोज होमवर्क चेक करूंगा मैं, होमवर्क देना ना और नहीं तो क्या ऐसे तो पढ़ते नहीं तो बिल्कुल दिख रहा है मुझे। वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोर। कौन सा डिफरेंस? मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल ये तो एम्ब्रियो सेक है। ये डिफरेंस बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें आज। हाँ ये जो बना रहा है ये ऐसा ही, ठीक है। ये जो इंडिक्यूमेंट था दो तरीके के स्ट्रक्चर थे, एक तो था 7 सेल 8 न्यूक्लियेट वाला, तो जो 7 सेल 8 न्यूक्लियेट है वो एम्ब्रियो सेक है। हाँ ये एम्ब्रियो सेक है। ये नहीं वो जो बीच में बना है ना छोटा सा, हाँ ये बनाना है तुम्हें अभी। तुम बीच वाले बना रहे होता है। लेवल तो करो और वेल लेवल भी तो बनाना है। लेवलिंग के तो खेले सारा।
फ्रेंड्स याद करके लाओगे तो आज दिखाया है मेगा स्टोरेज और माइक्रो स्टोरेज होमवर्क लिख लो पहले रेगुलरली होमवर्क चेक कराओ पहले होमवर्क में पहला टॉप काम तुम्हारा ये है ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स फिर से बनाने हैं ऑल द डायग्राम्स of chapter 2 whichever is complete जो कुछ भी कंप्लीट हो चुका है टॉपिक 2 है तुम्हारे लिए डिफरेंस बिटवीन एनसीईआरटी देना मुझे देखो देखो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और लिखो जल्दी लिखो टाइम नहीं कभी लिखो आया था एक्सरसाइज एक्सरसाइज है क्वेश्चन 1 सर पास कर दो सर स्कूल का भी है कोई बात नहीं है लिखो दो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऑलरेडी वेरी गुड क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 तो क्वेश्चन 6 ये गर्ल्स वर्क सर ये पूरा कल तक करना है नहीं सर वो ज्यादा से नहीं आज तो कर पाएंगे अरे तुम ज्यादा कुछ मत करना चाहिए एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन करना ठीक है एक्सरसाइज आप परसों क्लास नहीं है इसलिए कल बता रहा हूं ये 4 क्वेश्चन करके ले आओ एक्सरसाइज के 1 2 4 6 अरे आ जाओ ये लोग भी छुट्टी कर रहे हैं अरे तो कितने बजे जाओगे तुम आओगे कितने बजे 11:30 पे आओगे ना 11:30 से क्लास कर
एक बार मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, होमवर्क नहीं लिख पाया? देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 2 4 6, एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 2 4 6, एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 2 4 6 जरूर करके लाना। थर्ड पे मैं बात करूंगा, मेन पहले 1 2 4 6 है। 1 2 4 6 में वही है जो मैंने तुमसे आज पूछा है, मैं जो तुमको आज बताया है, इसीलिए 1 2 4 6। आ जाओ टॉपिक पे आते हैं। एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे बात कर रहे थे। बहुत अच्छा है चैप्टर। शुरू के 4 चैप्टर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े एकदम, मतलब फिर 6 तक, 7 भी बहुत अच्छा चैप्टर है, सभी अच्छे हैं। चैप्टर कटे, 9 कट गया, 16 कट गया, फर्स्ट कट गया। अब तो पढ़ लो ना, तुम्हें क्या हो गया? बताओ ना, प्रॉब्लम है क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। एबायोटिक फैक्टर्स लिख रहे थे ना पॉलिनेशन के, मिड पॉलिनेशन लिख लिया था तो मिड पॉलिनेशन में एग्जांपल लिख लिए थे। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं लिखे, एग्जांपल लिखो, ग्रास घास, ग्रास घास, मेज मेज मक्का, मेज नहीं होता, MEIZE मेज। नेक्स्ट देखो वाटर पॉलिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मतलब नेक्स्ट टॉपिक वाटर पॉलिनेशन। एग्जांपल तो बहुत है, दो याद रख पाओगे तो मन की तरफ से। वाटर पॉलिनेशन हवा आती है ना, हवा से जाते हैं। अरे ऐसी भी ग्रासेस होती हैं जो कि वाटर्स में लगती हैं, मतलब एक ही टाइप की ग्रास देखिए वो जो ग्राउंड पे लगती है, ठीक है? कैरेट ग्रास करके भी ग्रास होती है जो कि तो हम कहते हैं वीड्स, सुने? ठीक है, वो भी ग्रासेस में ही आते हैं। हर पनवास ना हो, ठीक है, उनका ही कवरिंग्स होती हैं, वो भी ग्रासेस की कैटेगरी में आते हैं। इवन अगर तुम पढ़ोगे तो गेहूं जो फैमिली है, गेहूं की फैमिली, वो भी ग्रैमिनी फैमिली या कोई ऐसी फैमिली से आते हैं, ग्रासेसी फैमिली से, ग्रास वाली फैमिली से। देखो गेहूं में भी ऐसे ऐसे वो निकलते हैं साइड साइड से, चावल में भी आते हैं, चावल भी उसी फैमिली से आते हैं, तो ये सब एक ही फैमिली से। नहीं गन्ने के होता है, लेकिन उसमें इंटर नोट्स वाला खेल होता है, नोट्स इंटर नोट्स, नोट्स इंटर नोट्स, वो सिस्टम बना। नेक्स्ट देखो वाटर पॉलिनेशन, हेडिंग नाउ वाटर पॉलिनेशन। when pollination is occurs with the help of water, with the help of water, अब कॉमन आके नेक्स्ट वर्ड लिखो। In most of the monocotyledons, monocotyledons पता है? monocotyledons
पास सिंगल कॉर्डिनेटेड होता था, ऐसे करके हम पढ़ाते थे। हाँ, मतलब रिजर्व फूड जो होता है इनके पास एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब एक ही एक्सिस पे बना रहता है, जबकि डाइकोटिलेडन्स में दो रिजर्व फूड मटेरियल अलग अलग होते हैं, इनमें बीच में से रेडिकल काटते थे इस तरीके से, ऊपर के ट्यूब्यूल कहते थे, नीचे को रेडिकल कहते थे, एक हाइपोसील याद है की कवरिंग चलेगा हमें in most of monocotyledons water pollination is major type of pollination method. In most of the monocotyledons water pollination is major type of pollinating method. Ready now? Characteristic of water pollinated flower. पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखना, plants are generally present nearby water और inside the water. मतलब जो पानी से पॉलिनेशन करते हैं तो या तो वो पानी के आसपास उगते होंगे या वो पानी के अंदर होंगे। क्लियर? प्लांट्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखना, प्लांट्स आर जनरली occurs nearby water or in the water. या तो पानी के आसपास होंगे या वो पानी के अंदर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट लिखना, the female reproductive part of most of the plants is present above the surface of water. अरेंजमेंट होता है ना वाटर में रहने वाले प्लांट्स का, कुछ इस तरीके से होता है कि इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो वाटर के ऊपर निकल जाता है, सरफेस से ऊपर रहता है, पानी के सरफेस से ऊपर होता है, ताकि अगर कहीं से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल पॉलन ग्रेन आ रहा है तो वो आसानी से ओवरी की स्टिग्मा तक पहुंच सके, ऊपर रहेगी। जो प्लांट्स वाटर की मदद से पॉलिनेशन करते हैं उनके अंदर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमेशा वाटर के सरफेस से ऊपर रहता है, ताकि जब हम पानी में, मतलब जब दूसरे प्लांट पानी में पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं तो वो पानी के सहारे बह कर उसके सरफेस तक पहुंच सकते हैं। अगर ये ओवरी का पार्ट पानी के नीचे चला गया तो ये नीचे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये तो ऊपर ही तैरते हैं ना, इसीलिए जरूरी होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को वाटर के सरफेस से ऊपर रखना। ये ऊपरी का पार्ट नीचे चला गया तो ये लोग नीचे नहीं जा पाए, पॉलिनेशन नहीं हो पाए, वो इतना ऊपर गया। फिर तो लहरों से कवर हो सकता है ना, वो पानी हमेशा एक जगह थोड़ी ना बैठा, लहरा नहीं, ऐसे जरूरी नहीं, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। बताओ, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर ये बेसिकली वेलिश एरिया में प्रेजेंट होता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये ज़्यादा तुम्हें वेलिश एरिया में प्रेजेंट मिलेगा। एक वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है वेलिश एरिया,
इसमें एग्जांपल लिख भी सकते हो बैलेंस्ड एरिया। ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा ना, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमेशा वाटर के सरफेस से ऊपर रहता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें बिल्कुल क्लियरली दिखेगा बैलेंस्ड एरिया के फ्लावर में, जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऊपर की तरफ रहता है वाटर के सरफेस से। याद रखना ये जो शब्द है ना बैलेंस्ड एरिया का, बैलेंस्ड एरिया ये कई बार पूछा गया है वाइवा वॉइस में। ये एक प्लांट होता है जो वाटर में होता है, क्लियर? तो एक और होता है हाइड्रेला, ये भी वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है। हाइड्रेला एंड बैलेंस्ड एरिया कई बार पूछा है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के दो नाम बताओ, तो बताने पड़ते हैं हाइड्रेला एंड बैलेंस्ड एरिया। अब एक नोट पॉइंट लिखना, नोट पॉइंट लिखो। Bryophytes and pteridophytes. Bryophytes and pteridophytes are prior to water pollination. Prior means वो dependent है ना, prior are prior या और dependent निकलो, और dependent on water pollination। पानी पे डिपेंडेंट है ना पॉलिनेशन के लिए, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, due to which they are only present nearby the waters. Hence localized on earth। तो ब्रायोफाइट्स और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हर जगह नहीं मिलते हैं। आप ये मैं बात पिछली टर्म में ही बता चुका था, ये आपको कुछ लिमिटेड जगहों पर ही मिलेंगे जहाँ पर आसपास पानी होगा। नोट पॉइंट में सेकंड नोट पॉइंट लिखेंगे, pollen grain release in the water। मेरी बात सुन लो फिर लिख लेना। हाँ तो pollen grain को वो गैमेट लेके जा रही है, देखो देखो देखो, pollen grain release in the water, pollen grain release in water have the chance, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर pollen grain पानी में जाएगा तो खराब भी तो हो सकता है। हाँ मैंने बताया था कि उसके ऊपर एक लेयर होती है जिससे म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, जिसकी वजह से वो वेट नहीं होता, गीला नहीं होता, ठीक है, वाटर इम्परमेएबल लेयर प्रेजेंट होती है। तो लिखना क्या लिखा हमने, pollen grain release in the water have the chance of wettability, गीला होना, chance of wettability। गीले होने के चांस होते हैं ना उसके, देख लो wettability। due to this pollen grain have an outer covering of
पॉलन पेन के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीट की आउटर कवरिंग होती है which is mucilaginous mucilaginous sheet which is water impermeable। जो कैसी है इसका मतलब हाँ पानी इसके अंदर नहीं जा सकता। impermeable water impermeable क्लियर है कोई दिक्कत ये नोट पॉइंट क्लियर है। इससे पहले वाला नोट पॉइंट क्लियर था नोट पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है ठीक है। एग्जांपल लिख लो हाइड्रेला बैलिस्टेरिया जूस्टेरा जूस्टेरा या मेरा बैलिस्टेरिया लिख रही है हाइड्रेला डबल एल है क्या हाइड्रेला डबल एल एक एग्जांपल है जूस्टेरा हाइड्रेला बैलिस्टेरिया ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं एग्जांपल। टाइम क्या हो गया साढ़े 3 क्यों हो गया जब और ये तो बस बात है। आगे पढ़ेंगे एक और नोट पॉइंट लिखो some aquatic plants नहीं इसी में नोट पॉइंट है some aquatic plants कुछ aquatic plants के अंदर क्या होता है पूरा का पूरा फ्लावरी वाटर के सरफेस से ऊपर आ जाता है तो क्या होगा इंसेक्ट भी और पॉलिनेशन कर पाता है विंड भी पॉलिनेशन कर पाता है। अभी देखो सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ रहा है और मेल वाले सारे के सारे वाटर में रिलीज किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी बाइसेक्सुअल प्लांट में फ्लावर पूरा का पूरा वाटर के सरफेस से ऊपर आ गया तो वहाँ पे वाटर वाला चांस तो है ही, साथ में कभी कभी विंड से भी हो जाता है इंसेक्ट से भी। तुम ये नहीं कह सकते कि वाटर से पॉलिनेटेड होने वाले प्लांट्स सिर्फ वाटर से ही होंगे, विंड से भी हो सकते हैं इंसेक्ट से भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका फ्लावर पानी के सरफेस से नीचे है या पानी के सरफेस से ऊपर। अगर वाटर के सरफेस से ऊपर आ जाएगा तो हवा के कांटेक्ट में आ जाएगा और एक बार हवा के कांटेक्ट में आ गया तो इंसेक्ट भी आ सकता है उड़ उड़ के, है कि नहीं। तो लिखा है इसके अंदर इन some plants in some aquatic plants when flower is arranged above the surface of the water then there is a chance of pollination by wind or by insect। अच्छा इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो क्या कहते हैं उसे एंटमोफिली एनिमोफिली there is chance of pollination by wind or insect। एयर से होता है तो एनिमोफिली विंड, और इससे होता है क्या इंसेक्ट से तो एंटमोफिली, और बर्ड से होता है तो ऑर्निथोफिली, वाटर से होता है तो ठीक है, याद कर लेना इसे।
बैट से होता है तो बैट चलो आगे पढ़ते हैं। नया हेडिंग बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से हैं? इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल्स, रैट। मैं कहानी सुना बढ़िया से। अरे रिलेटेड जिसमें पैसे लगाकर तुम्हें भी फायदा होगा और जो तुम्हारे पैसे लगवा रहा है उसको भी फायदा होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मतलब छोटे बच्चे कन्या खा के आते हैं तो हम कहते हैं कि लाख पैसे अभी दे 10 दिन बाद दे दी डबल। कहते हैं हमने उसके पैसे लिए, उससे और पैसे बना लिए और उसको उसके पैसे वापस कर दिए, थोड़ा बहुत 2-3 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिया, उसके में दे दिया और खुद को प्रॉफिट मिल गया। मैंने उससे 20 रुपये लिए, 20 की पोल्ट्री खरीदी, 30 में बेच दी, उसको 20 के 22 दे दिए, खुद 8 रुपये रख दिए। तो मुझे भी फायदा हो गया, उसे भी फायदा हो गया। पैसे लगाने वाला एक है, पैसे को इस्तेमाल करने वाला दूसरा है, लेकिन फायदा दोनों को होगा। ठीक है, इस बात को म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, ये नहीं पता कि पैसे लगाना है। क्लियर है? उसमें कुछ नहीं बताया, तुमने किसी को पैसे हैंड ओवर किए, वो पैसे को लेगा और उस पैसे का डबल ट्रिपल जितना भी करना चाहे उतना करेगा। फिर उस ट्रिपल का जो भी परसेंटेज होगा वो तुम्हें दे देगा, बाकी सारा लॉस होगा तो भी तुम्हें तो प्रॉफिट ही देगा। अभी तुमसे उधार लिए ना उसने। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, म्यूचुअलिज्म क्या होता है? इसी तरीके से दो एनिमल्स, दो प्लांट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं ताकि एक दूसरे का फायदा कर सकें। इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, फायदे के लिए एक दूसरे के साथ आना है। क्लियर है? लेकिन वो चीज़ सिम्बायोटिक्स में क्या होता है कि हमेशा एक साथ ही रहना पड़ता है। इसमें क्या एक साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर मदद करने आ सकते हो, बस इतना बात। और सिम्बायोसिस में क्या हो रहा है, हमें एक साथ रहना ही पड़ता है। क्लियर है? तब एक दूसरे का फायदा करा सकते हैं। जैसे लिचेंस याद है 11th क्लास, एल्गी और फंजाई हमेशा के साथ, माइकोराइजा और रूट्स के साथ हमेशा जुड़ के ही रहता था लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो वो क्या है, हमेशा एक साथ रहने वाली चीज़ को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। इसलिए म्यूचुअलिज्म एक अलग टर्म निकल के आया है जिसमें इसके साथ रहने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब एक इंसेक्ट है यूका नाम का, यूका। क्लियर? यूका नाम का एक इंसेक्ट है और एक प्लांट है अमोर्फोफेरस। अमोर्फोफेरस इस एग्जांपल पे कई और क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए बता रहा हूं। एक इंसेक्ट है, इसका नाम है यूका और एक फ्लावर है, इसका नाम है अमोर्फोफेरस। अब होता क्या है, एमोर्फोफेरस प्लांट का जो फ्लावर होता है काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज होता है, तो इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो भी काफी इनहेंस होता है, बड़ा होता है। क्लियर? इसका साइज काफी बड़ा होता है, इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ल्यूमन जानते हो? ल्यूमन खाली स्पेस, अब ज़्यादा बड़े ओवरी है उसमें खाली स्पेस भी ज़्यादा होगी, ल्यूमन ज़्यादा बड़ी होगी ना कैविटी, तो इसके अंदर स्पेस खाली काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये जो यूका नाम का इंसेक्ट है ये इससे बहुत ज़्यादा लगाव करता है इस पावर से, क्योंकि इसे पता है कि इसकी ओवरी में इतनी स्पेस है कि मैं अपने एग यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। अंडे ये अपने एग को यहाँ पर स्टोर करके रख जाता है, क्लियर। और जब यहाँ पर एग को स्टोर करने आता है उसी वक्त मान लो इसे, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे एग छोड़ने आता है इसके एंथर या इसके स्टिग्मा से होते हुए गुजर जाता है, तो इसके एंथर से इसके पॉलन ग्रेन्स इसके पैरों में चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो, पॉलन ग्रेन इसकी बॉडी है, इसके पैरों में चिपक गई। अब ये एक फ्लावर से कभी दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो पॉलन ग्रेन को कैरी करके लेकर दूसरे फ्लावर तक और उसके स्टिग्मा तक छोड़ देगा जाके, है कि नहीं? तो ये काम करने क्या आया था? अपने अंडे रखने आया था। काम क्या कर दिया इसने? क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। अब ध्यान से देखो, इसका काम बन गया, इस फ्लावर का भी काम बन गया, तो म्यूचुअलिज्म हुआ ना। नहीं मल्टीसेलुलर इंसेक्ट है ना, ये आर्थ्रोपोडा किंगडम से आता है। मैच्योर होने का तो भी उड़ जाते हैं यहाँ से, वो तो ओवरी है ना, तो ओवरी से ऐसे बाहर तो ओपन रहती है, बाहर की तरफ ये निकल सकता है यहाँ से। अब जैसे मेरी बात समझ जाए, ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, ऐसा मेरी बात सिंपल, तुम्हें समझोगे भी नहीं, तुम्हें पता है सिंपल तरीके से। तुम गए किसी का नौता खाने, ठीक है, गए थे नौता खाने, ठीक है, नौता खाने गए और वहाँ पे तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगी, मैं कहा यार अच्छी लगती चीज़ तो मेरे घर पे होनी चाहिए। अब वो लोग कहते हैं तुमसे जलते थे, ठीक है, तुमने क्या किया, जानबूझ कर नौते में बुलाया ताकि तुम आओ तो तुम्हारा कुछ नुकसान करे। तुमने क्या किया, अपने घर में कौन सी खूबसूरत सी चीज़ बना के रखी, तुम्हें पता है तुम चोर हो, आँखों के पीछे आगे ले जाओ, तो हमने बहुत ही शानदार सोने वोने का एक बढ़िया सा मटका बना के रखा। अब तुम आए नौता खाने, तो देखा अरे सोना उठा के ले गए और उस सोने के मटकी में उन्हें बॉम्ब फिट कर रहा था, ठीक है, लेके तुम चले गए, तो तुम्हारे हिसाब से तुम चोरी कर ली, तुम्हें सोना लगेगा, उनके हिसाब से उनका बॉम्ब चला गया तुम्हारे घर। अब घर पे आके तो फूटता है नहीं फूटता है वो अलग है, इसमें ना तो उनका नुकसान हुआ, वही फायदे हो गया ना कि दुश्मन का बॉम्ब चला गया। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सोने का मटका मिल गया, घर पहुँच के तो पता चलेगा ना क्या हुआ क्या नहीं। करने आए थे तो एक काम हो गया, दूसरा काम बेनिफिट दोनों को मिला, इसको काम में म्यूचुअलिज्म। तो देखो ये इंसेक्ट था, यूका नाम था, इसको अपने अंडे स्टोर करने के लिए जगह चाहिए थी, तो ये अपने अंडे स्टोर करने ओवरी में आया, इसके एमॉर्फोफैलस से इसने स्टोर किया। स्टोर करने के दौरान इसके पॉलन ग्रेन्स इसके बॉडी के कांटेक्ट में या इसके लेग्स के कांटेक्ट में आए, इसकी लेग से चिपक गए, फिर ये इस पोजीशन से किसी दूसरे फ्लावर तक जाएगा ना नेक्टर के लिए। नेक्टर जानते हो, फूलों का रस, फूलों का रस चूसते हैं ना इंसेक्ट, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएगा। अरे प्लेस
फ्लावर के ओव्यूल के लिए नेसेसरी होता है ना, वही एनवायरनमेंट इनके लिए भी नेसेसरी हो जाता है। तो इसीलिए इनको भी न्यूट्रिशन मिल जाता है और ये भी डेवलप होता है। बहुत छोटे होते हैं इस प्लांट के कंपैरिजन में, तो बहुत छोटे, तभी तो आसानी से रह पाते हैं। मेन बात है म्यूचुअलिज्म को समझना। म्यूचुअलिज्म मींस इस तरीके का इंटरेक्शन कि इसमें किसी को नुकसान नहीं होता, दोनों का फायदा होता है। जैसे तुम शॉपकीपर पे जाते हो, तुम उसे पैसे देते हो, तुम्हें सामान देता है, तुम दोनों को फायदा होता है कि नहीं? उसे पैसे मिलते हैं, तुम्हें सामान मिलता है। सेम उसी तरीके से तुमने इसको अंडे रखने के लिए जगह दी, इसने तुम्हारी मदद से पॉलिनेशन करा लिया, तो इसको कहा हमने म्यूचुअलिज्म। अभी इंसेक्ट के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसको हम नाम देंगे एंटोमोफिली। इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है ना, और क्रॉस पॉलिनेशन है, तो जीरो में भी नहीं आया। क्लियर है? फ्लावर में नेक्टर होता है, ये होता है ना हमारा थैलामस। पेटल्स तो कलरफुल होते हैं सर, तो कलर दिखाने के लिए, उसमें नहीं होता नेक्टर। ये ओवरी होती है बीच में सेंटर में, वहीं होता है नेक्टर। ये जो बेस पार्ट होता है यहाँ भरा होता है नेक्टर, चलिए बनता है ये कुछ नहीं, स्टार्च जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसी से इकट्ठा होता है स्टार्च। सेकंड थिंग याद रखना, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं सिर्फ पेटल्स, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, लुभाने के लिए। जैसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, कपड़ों का वैसे कोई यूज नहीं होता, वो खराब हो जाता है, धुल के रखते जाते। ऐसे ही पत्तियों को यूज नहीं होता, ये सिर्फ दिखाने के लिए। क्लियर है? पत्तियों में कोई खुशबू नहीं होती, पत्तियों तो देखने की होती है। खुशबू तो तुम कभी भी खुशबू सूंघते हो तो सेंटर में से तो सूंघते हो, कौन सा तुम इधर साइड साइड से सूंघते हो। तो जो खुशबू निकलती है ना, वो बीच में से निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ डिपोजिशन होता है सारा नेक्टर। क्लियर? तो एक एडaptation याद रखना, ऐसे फ्लावर्स जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे वो देखने में बहुत ज़्यादा चमकदार होने चाहिए। जितने ज़्यादा चमकीले फ्लावर्स होंगे उतने ज़्यादा इंसेक्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। याद रखना, भौरा जो होता है ना, भौरा जानते हो, हाँ ब्लैक कलर का, वो हमेशा उसी फ्लावर के अगेंस्ट घूमेगा जहाँ पर ज़्यादा चमक होगी। क्लियर? ये जो पेटल्स होती है ना, ये पेटल्स ही इसको अट्रैक्ट करती हैं, सेपल्स नहीं, पेटल्स। तो ये कंडीशन है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के लिए कि आपको ज़्यादा कलरफुल होना कंपलसरी है। तो बेटा है तो वहाँ आसपास में देखिए, जितना नहीं आता जितना कि उसके बीच में से आए। देखो ऐसा है, अगर तुम किसी चीज़ के कांटेक्ट में काफ़ी टाइम से रह रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसके गुण आ जाएंगे तुम्हारे अंदर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो मेन सोर्स है तुम्हारा वो यही है, बीच में सेंटर, बट वो काफ़ी टाइम से रोज कनेक्टेड है पेटल्स के साथ। तो इसी वजह से कुछ अमाउंट का नेक्टर वहाँ पर भी प्रेजेंट रहता है, जिसमें से तुम्हें वहाँ से भी कुछ पाने लगेगा। लेकिन तुम कभी ऐसा कोशिश करना किसी और फ्लावर के साथ, ऐसा हर फ्लावर के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ ही एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हर फ्लावर में तुम्हें बीच में ही जाके स्मेल देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, मेन पार्ट तो बेस यही है। जब तुम यहाँ से फ्लावर को छूओगे तो तुम्हें ज़्यादा थिकनेस लगती है, तो यहाँ पर ही जितना भी स्टार्च वगैरह डिपोजिशन होता है ना, जिसको फ्लावर में से इंटेक करने आता है, बी वगैरह, तो वो हमेशा बीच में ही जाती है, कभी साइड में नहीं जाती। मीन्स इनके पास एक होता है ना शक्कर चूसने के लिए, तो वो यहीं पे इसको पाइप की तरह ऐड करते हैं ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके। क्लियर? फिर सारा जितना भी स्टार्च मटेरियल होता है ना, वो सब यहीं पर प्रेजेंट, इसको वो इकट्ठा करके अपने बी हाउस में लेके जाएगा। क्लियर है? पत्तियों में कुछ नहीं होता, कभी भी देख लेना किसी भी इंसेक्ट को के पत्तियों में जाके पेनिट्रेट कर रहा हो, पत्तियों में पेनिट्रेशन नहीं करते हो। हाँ, थैलेमस में डालने की डायरेक्टली कोशिश करते